हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 5 है। आज की क्लास में हम आपको दशमलव संख्याओं का महत्व, भिन्नात्मक संख्याओं का महत्व और घातांक वाली संख्याओं का महत्व सिखाएंगे, कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा, पहला जो मतलब कि टॉपिक होगा हमारे आज की क्लास में वह होगा दशमलव संख्याओं, दशमलव संख्याओं का महत्व। दूसरा जो टॉपिक होगा आज हमारा वह होगा भिन्नों का महत्व। आज का तीसरा टॉपिक हमारा होगा घातांकों का, घातांकों मतलब घातांक वाली संख्याओं का महत्व। 4 वीडियोस में आपने इस चैप्टर में काफी कुछ सीखा है और आज के दिन हम यह चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले दशमलव संख्याओं का महत्व, ठीक है। दशमलव संख्या का महत्व कैसे निकालते हैं एक उदाहरण से हम जरूर सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास है 1.6, 0.32 और 0.064। इसका महत्व निकालने के लिए आपको दिया जाए, बड़े ध्यान से आप मन लगाकर देखें। हर एक टॉपिक के दो एग्जांपल्स हम लेकर चलेंगे। तो 1.6, 0.32, 0.064 इनका महत्व, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान दें। जैसे इनका महत्व निकालना है तो सबसे पहले इनकी संगत संख्या का पूर्णांक लिखें, मतलब इनका संगत पूर्णांक होगा। ये दशमलव है, इन्हें आप पूर्णांक में कन्वर्ट करें। तो 1.6 को आप मान लें 16 अर्थात 16, 0.32 को मान लें आप 32 और 0.064 को मान लें आप 64। ध्यान दें, बहुत अच्छे समझे, आपको पूरा समझ में आएगा। इसको 16 माना गया, इसको 32 माना गया, इसको 64। अब इनका महत्व निकालें। महत्व निकालने की कई विधियां हमने आपको बताई। अपवर्तक विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब किसी भी विधि से महत्व निकाल सकते हैं। चलिए हम अपवर्तक विधि से ट्राई करते हैं। अपवर्तक विधि में क्या होता है, आपको यह देखना पड़ता है, आप लिखकर भी निकाल सकते हैं, बिना लिखे भी अपवर्तक विधि से महत्व निकाल सकते हैं। लिखना होगा तो आपको यह जानना होगा कि 16 का अपवर्तक कौन कौन है। 16 का अपवर्तक 1 होता है क्योंकि 1 से कट जाएगा, 2 भी होता है क्योंकि 2 से कट जाएगा, 4 भी होता है क्योंकि 4 से भी कट जाएगा, 8 भी होता है क्योंकि 8 से भी कट जाएगा, अब खुद 16 होता है क्योंकि 16 से भी कट जाएगा। फिर 32 का अपवर्तक क्या होगा, 1, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, खुद 32 होगा। फिर 64 का अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। इनसे यह कट जाएंगे, तो ये सब अपवर्तक है। तो अपवर्तक निकाल लेने के बाद समान अपवर्तक देखें। तो अगर समान अपवर्तक देखेंगे तो सब में क्या आपको दिख रहा है, 1, फिर क्या दिख रहा है, 2, फिर क्या दिख रहा है, 4, फिर क्या दिख रहा है, 8, ठीक है, और फिर क्या दिख रहा है, 16। तो ये हो गया भाई। महत्व निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जैसे दशमलव संख्या पहले उनको पूर्णांक में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उन पूर्णांक का अपवर्तक निकालिए। अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक जैसे 16 का अपवर्तक निकालना है तो आप ये देखिए कि
किस किस का पहाड़ा पढ़े कि 16 आए, जिस जिस का पहाड़ा पढ़ने पर 16 आएगा वो 16 का अपवर्तक होगा। ये सब 16 के अपवर्तक हैं, ये सब 32 के अपवर्तक हैं, ये सब 64 के अपवर्तक हैं। तो अपवर्तक निकाल लिया हमने, तो फिर समान अपवर्तक आप ढूंढे, तो समान अपवर्तक भी हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। इन समान अपवर्तक में महत्तम कौन है, महत्तम बड़ा सा बड़ा तो 16 है, तो 16 महत्तम समान अपवर्तक है। 16 महत्तम समान अपवर्तक को ही हम महत्तम कहते हैं। महत्तम का मतलब क्या है, महत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम समान अपवर्तक। वो क्या यहाँ पर दिख रहा है 16, तो ये 16 किसका मतलब कि महत्तम समापवर्तक है, 16, 32 और 64 का, इनका नहीं है। 16, 32 और 64 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 16 होगा। तो फाइनल उत्तर क्या आएगा, हमको तो इनका निकालना था। तो देखिए फाइनल उत्तर आएगा, इन सब में देखिए दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें है, दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किसमें है, 1, 2, 3। तो आप दाहिनी तरफ से उतने ही अंक दशमलव के लगाइए, दशमलव ऐसे, जैसे ये 16 है तो ये दाहिनी तरफ चलिए 1, 2 और कुछ नहीं मिला तो 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर आप दशमलव लगा लीजिए। मतलब दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद जिसमें सबसे ज्यादा अंक होता है उतना अंक दशमलव के बाद आपके मौसम में भी आएगा। तो इसलिए 1.6, 0.32, 0.064 का जो मौसम बनेगा वो होगा 0.016। तो सबसे पहले करना क्या था, इनका आप पूर्णांक लिख लें, फिर उसके बाद आप पूर्णांक लिखने के बाद हमने अपवर्तक विधि से मासन निकाला, आप गुणनखंड विधि से मासन निकाल लीजिए, भाग विधि से मासन निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको भी ना लिखते आप डायरेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते थे, तो आपको पहाड़ा देखना था कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसको पढ़ने पर तीनों आ जाए। वैसे तो 8 भी था, वैसे तो 4 भी था, लेकिन बड़ा से बड़ा पहाड़ा कौन, देखिए जब मासा निकालते हैं तो बड़ा से बड़ा मतलब पहाड़ा देखते हैं, तो बड़ा से बड़ा पहाड़ा 16 ही था। 16 को पढ़ने पर ये भी आता, यह भी आता, यह भी होता। ठीक है, इसलिए इनका मासा क्या था 16, और दशमलव का मतलब दशमलव वाली संख्या दी गई थी, इसलिए फाइनली आपका वह आंसर होगा। ठीक है, एक उदाहरण हम और लेंगे, दशमलव संख्याओं के मासा का एक उदाहरण हम और लेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास हो 1.2, 0.8 और 0.16। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी संगत संख्या लिख लें, 12, फिर 8, फिर 16 और फिर इनका मासा निकालें। 3 विधि है, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो। तो अगर बिना कुछ करे निकालना चाहते हो तो आप देखो सबसे बड़ा पहाड़ा मतलब कौन सा सबसे बड़ा पहाड़ा है जिसको पढ़ लेने से ये तीनों आ जाएंगे। भाई 2 के पहाड़ा में तो आएगा, 4 के पहाड़ा में भी आएगा, ये भी आएगा। तो सबसे बड़ा 2 होता है कि 4 होता है, 4, और तो किसी के पहाड़ा में मतलब ये नहीं आएगा। अगर हम 6 का पहाड़ा लेते हैं तो केवल 12 आएगा, 8 और 16 नहीं आएगा, मतलब उसके बाद और पहाड़ा नहीं। मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा पहाड़ा आप लीजिए जिसको पढ़ने पर तीनों आ जाए, तो वो क्या है 4। तो जाहिर सी बात इसका मासा कितना हो जाएगा, इनका वो कितना हो जाएगा 4। बहुत ही ध्यान से समझिए, आप इस तरह से बड़ा पहाड़ा खोज ले जो इसको इन सबको काट दे, वही मासा होगा इनका। ठीक है, और बाकी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको मेथड बताया वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो यह मासा आया 4। लेकिन हमारे पास तो दशमलव वाली संख्या दी गई थी, तो दशमलव वाली संख्याओं के लिए क्या रूल है, रूल ये है कि देखिए सबसे ज्यादा दशमलव के बाद अंक किसमें है, इसमें 1, 2, कितने अंक हैं 2, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा मासा में, ठीक है, जो उत्तर आएगा वो 4 और एक और 0 लगा देंगे ताकि 2 अंक हो जाए दशमलव के बाद, ऐसे दशमलव लगाया। देखिए दशमलव के बाद 1, 2 आ गया, तो इसलिए इनका मासा निकालोगे तो कितना आएगा 0.04। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यह भी आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा जो है दूसरा टॉपिक भिन्नों का मासा। ठीक है, भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, तो एक उदाहरण से हम आपको समझाएंगे भिन्न का मासा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है 2/3 लिखा है,
2/3, 5/7 और आपका है मान लीजिए 3/12। इनका मास है आपको निकालना है और यह है भिन्नात्मक संख्याएं हैं। तो पहले आप समझ लें फार्मूला। भिन्नों का मास बराबर अंशों का मास बटा हरों का लस। जब भी किसी भिन्न का मास निकालना होगा तो अंशों का मास और हरों का लस। इनका मास अगर आपको निकालना हो तो इसमें अंश क्या है 2, 5, 3। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2, ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं 2/3, 5/7, 3/12 का हमको क्या निकालना है मास। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या बोल रहा है, अंशों का मास 2, 5, 3, 2, 5, 3 का मास बटा हरों का लस 3, 7, 12, 3, 7, 12 का लस। ठीक है, तो अब मास कैसे निकालते हो अभी आपको बताया गया। वहां बड़ा से बड़ा पहाड़ा पढ़िए जिसको पढ़ने पर ये तीनों आ जाए। ये तो किसी के पहाड़ा वैसे नहीं आ रहे, तो एक के तो जरूर आएंगे ना। तो एक के पहाड़ा में भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो मास कितना हो गया 1। लस का क्या लॉजिक होता है, वैसे तो उनकी उसकी भी कई विधियां हैं, लेकिन बिना पेन उठाए अगर आप लस निकालना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं। आप पहाड़ा पढ़िए इन सबका, ठीक है, इन सबका पहाड़ा पढ़िए, जहां पर ये सब जाकर मिले वही इनका मतलब कि लस होगा। जैसे 84 अगर देखें तो 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 84 आएगा। 7 का पहाड़ा अगर आप 12 बार पढ़ेंगे तो भी 84 आ जाएगा, ध्यान दें। और उसके बाद आपका 21 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो भी 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना आपको। देखिए 12 का पहाड़ा पढ़े तो 84 आए, 7 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो भी आपका 84 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 84 आ जाए, तो आपका 3 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 84 आ जाए। तो आई मीन 28 बार आप पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 28 बार पढ़ेंगे तो 84 आ जाएगा। मतलब तीनों इन सबका पहाड़ा पढ़ने पर जो चीज आए वही इनका लसा होगा। तो कुल मिलाकर इनका लसा कितना होगा 84। अगर मैंने जो अभी आपको समझाया नहीं समझ में आया तो लसा आप जैसे निकालते हैं उस तरह से निकाल लीजिएगा, उत्तर यही आएगा। तो 2/3, 5/7, 3/12 का जो आपका मास बना वो 1 कितना है 84 है। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। अब उदाहरण हमारे सामने पेश किया गया है 4/5, 8/15 और 2/25। इनका हमें मास निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4/5, 8/15, 2/25 का मास। तो भाई देखिए अंशों का मास मतलब 4, 8, 2 का मास बटा हरों का लस तो 5, 15, 25 का लस। देखिए इनका मास क्या होगा आप जरा ध्यान दें। वह बड़ा से बड़ा पहाड़ा जो इनको काट सके तो वह है 2 के पहाड़ा में भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 2। अब इनका पहाड़ा पढ़े जहां पर जाकर पहली बार मिल जाए। देखिए मास में होता है वह कौन सा पहाड़ा है जिसको पढ़ लेने, बड़ा से बड़ा कौन सा पहाड़ा है जिसको पढ़ लेने पर ये चीजें आ जाए। और लस क्या होता है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी कि अगर इसको पढ़े तो भी वही संख्या है, इसको पढ़े तो भी वही संख्या है, इसका पहाड़ा पढ़े तो भी वही संख्या है।
तो 75 का मतलब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 75 आएगा, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 75 आएगा, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 75 आएगा। तो इनका लॉसन कितना हो जाएगा 75। तो फाइनली इन सब का पूरा जब मौसम निकालेंगे तो आएगा 2/75। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया। देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं घातांकों का मौसम। घातांकों का मौसम, घातांकों का मौसम कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। घातांकों का मौसम निकालने के लिए दो केस होते हैं, दैट इज केस नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होगा समान आधार, और केस नंबर सेकेंड जो होगा इसमें क्या होगा असमान आधार। मैं दो उदाहरण ले रहा हूं, आप दोनों पर ध्यान दें। देखिए जैसे लिखा है 3 पर घाते 8, 3 पर घाते 7, 3 पर घाते 10, 3 पर घाते 12 का मौसम, ठीक है। और 3 पर घाते -3, 3 पर घाते -2, 3 जरूरी नहीं, 3 यहाँ 5 ले लेता हूँ, 5 पर घाते ये और 5 पर घाते 10 का मौसम, ठीक है। तो अगर इसका मास अगर हमें पता करना हो तो पहले देखेंगे कौन से केस से, घातांक वाला ये मास आ गया ना, तो कौन से केस पर सॉल्व होगा समान आधार पर। क्यों? क्योंकि यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब सब में आधार क्या है समान है। जब आधार समान होता है तो घातांकीय संख्याओं का मास क्या होता है जानते हैं? जिस संख्या मतलब जिस संख्या में सबसे छोटी घात लगी होगी वही हमारा उत्तर होगा। यहाँ 8 घात है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तो सबसे छोटी घात इसमें दिख रहा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 3 की घाते 7। दैट्स ऑल। अब इसमें देखा जाए तो सबसे छोटी घात, तो देखिए सबसे छोटी घात आपका ये है। यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ तो 10 लगा है, माइनस में जो जिस मतलब घात में माइनस अगर है, जो जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा माना जाएगा। मतलब इन सब में सबसे छोटी घात वाला संख्या यही है, और सबसे छोटी घात वाली संख्या ही क्या कहलाता है, इसका घातांकीय संख्याओं में मास है। तो 5 की घाते -10, तो इनका जो मास होगा वो ये आएगा, और इनका जो मास होगा वो ये आएगा। ये तो था तब जब आधार क्या होंगे समान। अगर आधार समान नहीं होंगे तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, तो उसको भी जरा हम समझते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आधार समान ना हुए तो जैसे लिखिए 2 पर घाते 3, 3 पर घाते 5 और 5 पर घाते 7 का सब। ध्यान दें, देखिए ये जो दूसरा वाला है इसको बड़ा ध्यान समझिए। आधार यहां समान नहीं है, ठीक है, आधार समान नहीं है, और जो इसमें आधार है उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसे जैसे अगर हम ये लिखते हैं 6 पर घाते 3 और 3 पर घाते 5, तो मैं 6 को लिखता 2 गुणते 3 और उसकी घात 3। इसका मतलब कि इस 6 में क्या आ रहा है आपका 3, और बगल में भी क्या था 3, तो ये समान हो गया, मतलब इसका एक गुणनखंड उससे मैच कर गया। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ 2 है इसमें कभी 3 नहीं आ सकता, यहाँ 3 इसमें कभी 2 नहीं आ सकते, यहाँ 5 है इसमें कभी 2 या 3 नहीं आ सकते, मतलब कोई सा भी गुणनखंड भी यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि आधार असमान होंगे और वो जो आधार है उनकी कोई भी गुणनखंड एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे होंगे, तब मासा क्या होता है ऐसी संख्याओं का एक। क्या होता है मासा? एक। आप ध्यान दें, ऐसी सभी संख्याओं का उस कंडीशन में जो मासा बनेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा एक। यह बात आपको हमेशा याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल लें, 3 पर घाते 5, 8 पर घाते 7 और उसके बाद 11 पर घाते 2 का मास 3, 8, 11 में कोई गुणनखंड मैच नहीं करेगा, आधार अलग अलग है, तो इन सब का मास कितना होगा? 1 होगा। तो आई होप कि आपको यह क्लास का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।